वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस सकुला। देखिए, कल के लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड देखे हैं, बराबर है। अब उसके बाद हमें जाना है कुछ डेफिनेशन की तरफ, कुछ बेसिक डेफिनेशन हमें स्टडी करनी है, वो हमें मालूम चाहिए। तो पहली डेफिनेशन है उसमें आइसोमॉर्फस सॉलिड, द डिफरेंट कंपोजिशन वाले सब्सटेंसेस एक ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पैक होते हैं, तब उनको बोलते हैं कि वो क्या है, आइसोमॉर्फस टू ईच अदर है, और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ऐसा फिनोमिनन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स एक ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पैक होते हैं, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पैक होते हैं, ऐसे वक्त उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड उन दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो भी होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। तो हाउ कैन वी डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म? अ फिनोमिनन इन व्हिच टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस show same crystalline structure is called as isomorphism, and these substances are called as isomorphous to each other. For example, K2SO4 and K2SCO4, तो पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम सेलेनेट, ये केमिकली डिफरेंट कंपाउंड्स है बच्चों। ये पोटेशियम सल्फेट है, ये पोटेशियम सेलेनेट है, केमिकली डिफरेंट है ये, लेकिन फिर भी एक जैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फस बोला जाता है, और इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फिज्म। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं NaCl एंड KCl, दोनों केमिकली डिफरेंट है, लेकिन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एग्जैक्टली सेम है, ऐसे वक्त उन्हें क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फस, और इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, आइसोमॉर्फिज्म। द फिनोमिनन इन व्हिच टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस possess same crystalline structure is called as isomorphism, and the crystals or the substances are said to be isomorphous to each other. तो यहाँ पे हमें दो एग्जांपल दिए हैं, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सेलेनेट एक, और दूसरा है KCl एंड NaCl का। तो इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन टोटली डिफरेंट है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या एग्जैक्टली सेम है, तो ऐसे वक्त इन्हें बोला जाता है आइसोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कॉलोनी में जाते हैं जहाँ पे डुप्लेक्स हो, अब डुप्लेक्स है, एक जैसे डुप्लेक्स है, डिट्टो एक जैसे हैं, लेकिन उस घर में रहने वाली फैमिलीज अलग अलग है। एक घर है XYZ आदमी का और एक घर है ABC का, लेकिन दोनों की डिजाइन, दोनों के अंदर का घर का नक्शा जो है एग्जैक्टली सेम है। मतलब किसी भी घर में जाओ आप, आपको एक जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि सब कुछ सेम है। लेकिन वो घर जो है वो तो अलग अलग आदमी के है, बराबर ना। वो तो घर तो जो है वो अलग अलग आदमी के है, मतलब अलग अलग आदमी थे, लेकिन उनके घर का जो नक्शा है, उनके घर का जो डिजाइन है एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे दो घरों को हम एक दूसरे के क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस बोलेंगे। समझो, मेरा एक डुप्लेक्स है और आपका एक डुप्लेक्स है। आप अगर मेरे घर में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप मेरे घर में आएंगे, आपको लगेगा कि आप आपके घर में हो, क्योंकि एग्जैक्टली सेम डिजाइन है। मैं अगर आपके डुप्लेक्स में आऊंगा तो मुझे भी ऐसा कुछ नया फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका घर और मेरा घर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग लोगों का, उसमें रहने वाली फैमिलीज अलग अलग है, कंपोजिशन अलग है। ऐसे दो घरों को फिर हम एक दूसरे को क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फस। और ऐसे ही जब कंपाउंड के साथ होता है तो उसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। द फिनोमिनन इन व्हिच टू और मोर different chemical substances show same crystalline structure is called as isomorphism, and the crystals are called as isomorphous. तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, K2SO4, K2SCO4, NaCl एंड KCl। तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि टेक्स्ट बुक में इनकरेक्टली मेंशन किया है NaCl एंड KCl का स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक्चुअली NaCl एंड KCl का स्ट्रक्चर क्या एग्जैक्टली सेम है बच्चों, तो आपको ये किताब में करेक्शन करना पड़ेगा। तो किताब में इनकरेक्टली मेंशन किया गया है कि NaCl and KCl have different crystalline structure, but that is wrong. They have exactly same crystalline structures, बराबर है। इसलिए NaCl and KCl दोनों के एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है, बराबर। तो इस तरह से हम आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। अब रही बात पॉलीमॉर्फस सॉलिड एंड पॉलीमॉर्फिज्म की। समझो, अब एक ही आदमी है, उसने एक घर कंस्ट्रक्ट किया है अपने सिटी में रिच आदमी है, घर का बहुत ही मतलब लैंडलॉर्ड है, उसने सिटी में एक घर कंस्ट्रक्ट किया। अब लैंडलॉर्ड है तो अपने हिसाब से घर को तैयार करेगा, तो बहुत ही आलीशान घर उसने बनाया। अब उस घर में वो रह भी रहा है, सब कुछ सुविधाएं उस घर में, दिखने में भी बहुत घर अच्छा है। अब उसी आदमी को जरूरत पड़ी कि एक फार्म हाउस बांधना है, उसको जरूरत पड़ी कि नहीं भाई अपने पास एक फार्म हाउस भी होना चाहिए, कभी वीकेंड को हम जा सकते हैं वहां पे। तो उसने अपने फार्म पे एक हाउस भी बांध लिया। क्या वो
फार्म पर वैसा ही हाउस कंस्ट्रक्ट करेगा जैसा सिटी में है? नहीं। अब वो कहेगा कि यार एक जैसा घर बनूंगा तो नई फीलिंग नहीं आएगी, अब मैं मेरे फार्म में थोड़ा सा अलग ढंग से घर बनाता हूं ताकि मुझे यहाँ पे रहना को अच्छा लगे। इसलिए वो फार्म में एक अलग ही डिजाइन का घर बनाएगा, लेकिन वो घर दोनों एक ही आदमी के हैं, उन दोनों घर में रहने वाली फैमिलीज भी एक है, मतलब घर का कंपोजिशन सेम है, रहने वाले लोग सेम है, लेकिन वो घर के स्ट्रक्चर कैसे है? डिफरेंट है, उनकी डिजाइन्स कैसी है? डिफरेंट है, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है? डिफरेंट है। मतलब एक ही आदमी के दो घर है और दोनों डिफरेंट है। ऐसा ही जब कंपाउंड के साथ होगा, कंपाउंड एक ही होगा लेकिन वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पैक होगा अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तब वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर, एंड उस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया बच्चों? आदमी एक ही था, उसने गांव में घर बनाया, सिटी में घर बनाया, सिटी का घर अलग एक्सटीरियर का इंटीरियर का है, गांव में जो घर बनाया, फार्म हाउस जो बनाया, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर अलग है, लेकिन घर एक ही आदमी का है, उस दोनों घर में रहने वाली फैमिली भी सेम है, मतलब उसका कंपोजिशन सेम है, फैमिली के मेंबर सेम है, कंपोजिशन सेम है, लेकिन घर के डिजाइन अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही आदमी के, कंपोजिशन सेम है, एक ही आदमी के घर है मतलब, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो वैसे ही जब एक ही कंपाउंड अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पैक होता है, तो उन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर बोलते हैं। वो दोनों को हम पॉलीमॉर्फस टू ईच अदर कहते हैं और उस फिनोमिनन को कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। तो हाउ कैन वी डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म? अ फिनोमिनन इन व्हिच सिंगल सब्सटेंस crystallizes in two or more different crystalline form under different conditions of crystallization is called as polymorphism. A phenomenon in which a single substance crystallizes in two or more different crystalline forms under different conditions of crystallization is called as polymorphism, and the substances are called as polymorphs of each other. तो इस तरह से हम polymorphs को, polymorphism को डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, डायमंड कार्बन से बना है, 100% कार्बन से बना है डायमंड, ग्राफाइट भी 100% कार्बन से बना है, लेकिन डायमंड का स्ट्रक्चर अलग है, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर अलग है दोनों 100% कार्बन से बने हुए, लेकिन उन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो डायमंड एंड ग्राफाइट ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पॉलीमॉर्फ्स होंगे, और वो कौन सा फिनोमिनन दिखाएंगे? पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएंगे। बराबर। जैसे सल्फर है, एक रोम्बिक सल्फर है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर है, तो रोम्बिक सल्फर अलग क्रिस्टल फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है एंड मोनोक्लिनिक सल्फर अलग फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। एक रोम्बिक है और एक मोनोक्लिनिक है, सल्फर ही है 100%, लेकिन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उन दोनों सल्फर को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर कहते हैं, या फिर पॉलीमॉर्फ्स भी बोल सकते हैं उसे, और उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। डायमंड एंड ग्राफाइट। अब पॉलीमॉर्फिज्म कब कहना और एलोट्रॉपी कब कहना? तो जब कभी एलिमेंट पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएंगे तो उसे स्पेशली हम क्या कहेंगे बच्चों? एलोट्रॉपी कहेंगे। तो व्हेन एलिमेंट्स crystallizes in a different crystalline structures, then that structures are called as allotropes of each other. लेकिन यही फिनोमेना जब कोई कंपाउंड दिखाएगा तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे उसे? वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा है। तो when this phenomenon is shown by compound, then that is called as polymorphism. But when such a phenomenon is shown by an element, it is called as allotropy. And these elements are called as allotropes of each other. तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? एलोट्रॉपी को भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एलिमेंट ने दिखा हुआ पॉलीमॉर्फिज्म एलोट्रॉपी है, एलिमेंट ने दिखा हुआ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एलोट्रॉपी है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब एलोट्रॉपी क्या है? तो एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन वन एंड द सेम होगी। हाउ कैन वी डिफाइन एलोट्रॉपी? The phenomenon in which single element crystallizes into two or more different crystalline structures under different conditions of crystallization is called as allotropy, and the element, different forms of that element are called as allotropes of each other. For example, allotropes of carbon कौन है? डायमंड है, ग्राफाइट है, फुलेरिन्स है। तो फुलेरिन्स ये भी क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ही है। रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये भी क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर है। तो इस तरह से हम एलोट्रॉपी को, एलोट्रॉप्स को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं बच्चों। अब हमें स्टडी करने के लिए इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड दिए हैं, लेकिन साथ में हमें अमॉर्फस सॉलिड के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमें अमॉर्फस सॉलिड का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कौन सा? ग्लास। अब ग्लास जो है इसे हम क्या कहते हैं? अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड का हमें एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हम देख लेंगे।
तो ग्लास किसे कहेंगे? तो हमें मालूम है ग्लास यानी ऐसा मैटर है जिसके थ्रू हम आर पार देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के ग्लास है, 1 वे ग्लास है, 2 वे ग्लास है, हम जितने चाहिए उतने ग्लास बना सकते हैं। आज तक के हमने नियर अबाउट 800 डिफरेंट टाइप से ग्लास बनाए जस्ट बाय चेंजिंग द कंपोजिशन स्लाइटली। तो व्हाट इज मीन बाय ग्लास? तो एक्चुअली बच्चों ग्लास एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो अमॉर्फस इन नेचर है, बराबर है। और वो कैसे मिलता है? बाय फ्यूजिंग टुगेदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सिलिका, सोडियम ऑक्साइड Na2 एंड बोरॉन का ऑक्साइड। तो जनरली सिलिका यानी रेत जिसे हम बोलते हैं SiO2, सोडियम ऑक्साइड एंड बोरॉन ऑक्साइड, इन तीनों के मोल्टन मास को जब हम मिक्स करते हैं, इनके मिक्सचर को जब हम फ्यूज करते हैं तो उससे क्या बनता है? ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनता है। और उसी ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? ग्लास बोलते हैं। तो ग्लास इज एन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज सिलिका, SiO2, सोडियम ऑक्साइड Na2 एंड बोरॉन ऑक्साइड B2O3। एंड कभी कभार हमें कलर्ड ग्लास बनाने की जरूरत पड़ती है। तो कलर्ड ग्लास बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स डालते हैं ट्रेसेस में जो कलर इंपार्ट करते हैं। तो कभी कभार इन दो ऑक्साइड के साथ साथ क्या होगा? ग्लास में ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड भी होंगे जो डिफरेंट कलर्स इंपार्ट करते हैं किसे? ग्लास के लिए। तो हाउ कैन वी डिफाइन ग्लास? Optically transparent material obtained by fusing silica, sodium oxide and boron oxide and transition metal oxide in traces to impart color to the glasses। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं भाई? ग्लास बोलते हैं। तो नियर अबाउट हमने 800 डिफरेंट टाइप के ग्लासेस बनाए हुए हैं बाय चेंजिंग द कंपोजिशन स्लाइटली। तो ये जो कंपोजिशन है ग्लासेस का वो थोड़ा बहुत भी बदल दिया तो इनके प्रॉपर्टीज में बहुत सारे बदल दिखाई देते हैं और इसलिए अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं? ग्लासेस बनते जाते हैं। तो नियर अबाउट आज तक 800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस हम बना चुके हैं बाय चेंजिंग द कंपोजिशन स्लाइटली। उसके बाद है ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड एंड कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। जैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता है, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट, पानी से आर पार हम देख सकते हैं, वैसे ग्लास से भी आर पार देख सकते हैं, बराबर है। ऐसा लगता है कि ये जो ग्लास है वो क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड ही है। तो ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड एंड कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास हैज अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर स्कैटर्ड थ्रू द ग्लास मटेरियल। अब जाहिर सी बात है बच्चों, ग्लास अगर अमॉर्फस है तो अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टलाइट्स होते हैं और वो क्रिस्टलाइट्स कैसे अरेंज होते हैं? इन अ स्कैटर्ड फॉर्म होते हैं, इसलिए वो अमॉर्फस होता है। अब देखिए हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना, कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्लासेस। अब गिने कुछ नहीं एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल हमें देखने हैं, बराबर है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया स्क्रीन, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा ये। तो कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्लासेस क्या है? तो सबसे पहला हम ग्लास देखेंगे बच्चों, क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास जो है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिलिका। इसमें सिर्फ सिलिका होगा, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा, बराबर है। तो क्वार्ट्ज ग्लास जो है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली SiO2। तो हम SiO2 को मेल्ट करेंगे और उसे सडनली कूल कर देंगे, तो जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्वार्ट्ज ग्लास बोलेंगे। तो क्वार्ट्ज ग्लास में सिर्फ क्या होता है? SiO2 ही होता है। दूसरा है पायरेक्स ग्लास, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। पायरेक्स ग्लास कंसिस्ट ऑफ, और 4 ऑप्शंस नीचे दिए रहेंगे, तो उसमें से हमें एक सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, इसलिए हमें पायरेक्स ग्लास का कंपोजिशन मालूम होना चाहिए। तो पायरेक्स ग्लास किसे बोलते हैं? तो ऐसा ग्लास जिसे हम बनाते बाय फ्यूजिंग 60 to 80% सिलिका। 60 to 80% सिलिका है, 10 to 25% B2O3 है एंड रिमेनिंग अमाउंट किसकी है? Al2O3 की है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो किसकी होगी? Al2O3 की। तो यहाँ पे स्क्रीन बड़ा किया इसलिए Al2O3 नहीं दिखाई दे रहा। तो रिमेनिंग अमाउंट Al2O3 की होगी। तो इस कंपोजिशन को हम क्या कहेंगे? पायरेक्स ग्लास कहेंगे। देख लेते हैं एक बार। तो देखो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्या है वहां पे? Al2O3 है। तो ये है पायरेक्स ग्लास के बारे में। तो पायरेक्स ग्लास का कंपोजिशन पूछा तो आप क्या बताएंगे बच्चों? इट कंसिस्ट ऑफ 60 to 80% सिलिका, 10 to 25% B2O3 and remaining Al2O3 that is aluminum oxide। नेक्स्ट टाइप है सोडा लाइम ग्लास। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आपको इसके भी कंपोजिशन ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सोडा लाइम ग्लास इज ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजिंग 75% सिलिका। 75% सिलिका होगा, 15% Na2 होगा एंड 10% क्या होगा? CaO। तो सोडा लाइम ग्लास बोला जाता है इसे। तो सोडा लाइम ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग 75% सिलिका,
15% सोडियम ऑक्साइड एंड 10% कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कंपोजिशन आपको पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो सोडा लाइम ग्लास का एक कंपोजिशन है। पायरेक्स ग्लास का है 60 to 80% सिलिका, 10 to 25% B2O3 एंड रिमेनिंग L2O3। सोडा लाइम ग्लास का है 75% SiO2, 15% Na2O एंड 10% CO। रेड ग्लास जो है वो नेक्स्ट टाइप है हमारा ग्लास का। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। तो इसमें सिलिका होगा और इसे रेड कलर देने के लिए हमने ट्रेसेस में गोल्ड या कॉपर डाल दिया है। तो गोल्ड और कॉपर की वजह से इस ग्लास को कौन सा कलर आएगा? रेड। तो रेड ग्लास का कंपोजिशन आपको पूछा गया तो आप क्या बताएंगे बच्चों? रेड ग्लास इज ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजिंग सिलिका एंड ट्रेसेस अमाउंट ऑफ गोल्ड और कॉपर। गोल्ड एंड कॉपर डाल दिया तो इसमें क्या होगा? रेड कलर आ जाएगा। तो ये रेड ग्लास के लिए। येलो ग्लास का देखो कंपोजिशन क्या है। तो इट कंसिस्ट ऑफ SiO2 एंड UO2, यूरेनियम का ऑक्साइड। तो येलो ग्लास में क्या होगा? SiO2 होगा एंड यूरेनियम ऑक्साइड होगा, UO2 होगा। समझ में? तो ये एक लर्न करना पड़ेगा आपको। ब्लू ग्लास जो है तो ब्लू ग्लास के कंपोनेंट्स क्या है? इसमें सिलिका होगा एंड ब्लू कलर इंपार्ट करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड होगा या तो फिर उसके बदले में क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। आपको मालूम है CO पॉजिटिव आयन का कलर क्या है? ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर इंपार्ट करेगा किसको? ग्लास को। तो ब्लू ग्लास कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड कोबाल्ट ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। एंड लास्ट वन है ग्रीन ग्लास। तो ग्रीन ग्लास में ग्रीन कलर इंपार्ट करने के लिए कोई तो भी ट्रांजिशन मेटल होगा। तो सिलिका के साथ साथ यहाँ पे ग्रीन कलर इंपार्ट करने के लिए कौन है? Fe2O3 या फिर हम इसमें CuO ये भी डाल सकते हैं। तो ग्रीन ग्लास कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड Fe2O3 और CuO। तो ये कंपोजिशंस आपको याद रखने हैं, लर्न करने हैं। आपको इस पर सवाल आ सकता है, एक MCQ इस पर बन सकता है। तो ये कंपोजिशन आप अच्छी तरह से याद कर लो, एक दूसरे को पूछा करो और पूछते पूछते वो क्या हो जाएंगे? आपके लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये था बच्चों अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। अब अमॉर्फस सॉलिड के बारे में हम स्टडी कर ही रहे हैं तो अमॉर्फस सॉलिड के बारे में हमने एक पॉइंट पढ़ा था। अमॉर्फस सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट्स, बराबर है। और उन शॉर्ट रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते थे बच्चों? क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइट्स यानी क्या, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। आप शॉर्ट रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट्स। शॉर्ट में एकदम सिंपल शब्दों में हम क्रिस्टलाइट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट एंड amorphous solid is believed to be made up of infinite number of crystallites. These crystallites are arranged in a random pattern. These crystallites are scattered in a solid throughout the solid and that's why it is amorphous solid. क्योंकि irregular arrangement है, random arrangement है और इसकी वजह से amorphous solid तैयार होता है। तो amorphous solids is believed to be made up of infinite number of crystallites. What are crystallites? Short range orderly arrangements of constituent particle are called as crystallites. बराबर है। और एक crystallites amorphous solid में कैसे स्कैटर होते हैं? रैंडमली स्कैटर्ड हो जाते हैं। बराबर है। यहाँ पे कोई ज्यादा ऑर्डर देखने को नहीं मिलती, इसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी देखा है। तो in crystalline solid all constituent particles are arranged in a definite repeating pattern. Therefore environment of each and every constituent particle is exactly same. As environment is exactly same, bonds formed by them are also exactly same. और बॉन्ड सेम है तो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी बच्चों? सेम होगी। मतलब सारे के सारे पार्टिकल का एनवायरनमेंट सेम है तो उन्होंने बनाए हुए बॉन्ड भी एक जैसे है और बॉन्ड एक जैसे है, उनको ब्रेक करने के लिए एक जैसी एनर्जी लगेगी। तो एट सेम एनर्जी ऑल बॉन्ड्स गेट ब्रोकन साइमल्टेनियसली और इसी कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है। तो व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड possess शार्प मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स environment of each particle is same, bond formed by each particle is identical, their bond enthalpy is the same and that's why they possess sharp melting points. तो इस तरह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों दिखाते हैं वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज होमोजेनस सॉलिड एंड इट हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ रेगुलर पैटर्न और अरेंजमेंट व्हिच रिपीट्स पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। बराबर है। The interatomic or intermolecular forces are identical, hence thermal energy required to break these bonds क्या रहेगी रे? Exactly same रहेगी, exactly same रहेगी।
Hence the heat and temperature needed to melt the solid are same and therefore solids have sharp melting points. बराबर है. अब देखो amorphous solid do not have sharp melting point. ऐसा क्यों? अमॉर्फस सॉलिड में हमने देखा है कि कांस्टेंट पार्टिकल जो है वो इरेगुलर साइज के, इरेगुलर शेप के, इरेगुलर सरफेस एरिया वाले होते हैं. इसलिए हर एक का एनवायरनमेंट अलग होगा, हर एक ने तैयार किए हुए बॉन्ड्स अलग होंगे, उनकी स्ट्रेंथ अलग होगी और उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हर बार अलग अलग एनर्जी लगेगी. इसलिए वो एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होंगे, दे गेट मेल्टेड ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो इस कारण अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता. समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे हम अमॉर्फस सॉलिड पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दो स्ट्रक्चर्स दिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज अमॉर्फस. अब किसी सॉलिड को क्रिस्टलाइन बनाना है या अमॉर्फस बनाना है, हम वो डिसाइड कर सकते हैं. तो बच्चों ये हम पर डिपेंडेंट है कि हम सॉलिड को क्रिस्टलाइन बनाए कि अमॉर्फस बनाए. देखिए समझो एक क्लास है, क्लास में टीचर अभी नहीं है, प्यून आता है क्लास में और आपको बता देता है कि भाई आधे घंटे तक आपका क्लास खाली जाएगा, कोई टीचर आने वाला नहीं है, जो टीचर का लेक्चर था यहाँ पे अब वो छुट्टी पर है, इसलिए आपको आधा घंटा अब आपके मन में जैसा है वैसा मैनेज करो. ठीक है, तो प्यून आके मैसेज दे गया कि जिसका लेक्चर था वो टीचर आज नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग ने तय कर लिया कि अब आधा घंटा हमारा है और आधे घंटे में हम जो चाहे वो कर सकते हैं. इसलिए आप क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं. आप आपके दोस्तों के पास गए, बातें चल रही हैं, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, मतलब पूरे क्लास में रैंडमनेस छाया हुआ है. सारा क्लास रैंडम है, स्कैटर्ड है, बच्चे अपने अपने जगह पे नहीं है, दूसरे जगह पे जाकर बात कर रहे हैं, वहां पे डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है. बराबर है. अब आपके दिमाग को मालूम है कि आधे घंटे तक हमारे क्लास पर कोई टीचर आने वाला नहीं है, इसलिए आप शान के साथ अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं और पूरे क्लास का वातावरण जो है वो रैंडम है, वहां पे डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है. लेकिन उतने में ऐसे टीचर आ जाते हैं जो बहुत ही खूंखार है. जैसे वो टीचर अंदर आते हैं तो आपको जैसे वो टीचर आते हुए दिखाई देते हैं, आप फटाफट अपने जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी कोशिश नाकामयाब होती है क्योंकि टीचर फास्टली क्लास के अंदर एंटर होता है और आप जहां है वहीं फ्रीज हो जाते हो. आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए. कुछ बच्चे होंगे फटाफट अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे अपने पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे. अब जबकि टीचर खूंखार है, उसके सामने अगर हम अपने जगह पे जाके बैठेंगे तो हमें पीट भी सकता है, डांट भी सकता है. इस डर के मारे हम जहां हैं वहीं बैठ जाते हैं, वहीं एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी जगह पे नहीं जाते, जा नहीं पाते इच्छा होने के बावजूद भी, क्योंकि टीचर डांटेगा या मारेगा कुछ बता नहीं सकते. मतलब टीचर अचानक से अंदर आया, आपको कोई सूचना नहीं मिली थी कि ये टीचर आपका क्लास लेने वाला है, आपको सूचना नहीं मिली थी, इसलिए आप तैयारी में नहीं थे, आपको सडनली अरेंजमेंट करना पड़ा और सडनली जब आप अरेंज होते हैं तो जहां है वहीं फ्रीज हो जाएंगे. और ऐसा करने से रैंडमनेस क्या होगी, सॉलिड में एंटर होगी और रैंडमनेस एंटर होगी तो क्या बनेगा, आपकी अरेंजमेंट स्कैटर्ड रहेगी, आप अपने जगह पे नहीं है, किसी और की जगह पे है या किसी और जगह पे आपने अपने आप को एडजस्ट किया है, मतलब आपकी अरेंजमेंट अब रेगुलर नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी. तो आपको समय नहीं मिला अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए, इसलिए आप जहां हैं वहीं फ्रीज हो गए. ऐसे वक्त क्या बनता है, अमॉर्फस सॉलिड बनता है, क्योंकि वहां पे स्कैटर्ड अरेंजमेंट है, बच्चे स्कैटर्ड है, अभी भी अपने अपने जगह पे नहीं है, समय नहीं मिला आपको. लेकिन वही आपको बताया गया, वापस से वो प्यून आया और उसने बताया कि अरे यार आपके टीचर जो ऑब्सेंट हैं उनके जगह पे अब XYZ टीचर आ रहे हैं, और आपको मालूम है XYZ टीचर जो है वो बहुत ही खूंखार है, पिटते हैं, डांटते भी है. तो आप क्या करेंगे, वो आने की राह नहीं देखेंगे, जैसे आपके पास मैसेज आ गया आप फटाफट अपने जगह पर जाके बैठ जाओगे और आप वहीं बैठोगे जहां आपने बैठना चाहिए था, जहां आपने बैठना अपेक्षित है, वहीं पे जाकर आप बैठेंगे. यू विल ऑक्यूपाई योर ओन पोजीशन. और आपको 5 मिनट मिले हैं, 5 मिनट में हम अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे. मतलब हमें बैठने के लिए सफिशिएंट टाइम पीरियड दिया गया, हमें क्रिस्टलाइज होने के लिए सफिशिएंट टाइम पीरियड दिया गया, इसलिए हम प्रॉपरली अरेंज हुए, अपनी अपनी जगह पे अरेंज हुए. वैसे ही जब मैं मोल्टन मास को स्लोली कूल करूंगा तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपनी अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए और वो बराबर पीरियोडिकली अरेंज हो जाएगा. तो क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड. वही अगर मैंने मोल्टन मास को सडनली कूल कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा अपनी अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए, और वो जहां है वहीं फ्रीज हो जाएंगे, रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, और क्या बनेगा, अमॉर्फस सॉलिड. तो व्हेनेवर मोल्टन मास इज कूल्ड फास्टली, अमॉर्फस सॉलिड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट.
and when the molten mass is cooled as possible as slow then crystalline solid is formed. तो जब हम मोल्टन मास को जितना हो सके उतना स्लोली अगर क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर हम मोल्टन मास को सडनली कूल करते हैं तो क्या बनेगा, अमॉर्फस सॉलिड बनेगा। तो वैसे हमारे पास मोल्टन सिलिका है, इस मोल्टन सिलिका को मैं क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं एंड क्वार्ट्ज ग्लास में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन कैसे बनेगा, तो समझो मैंने सिलिका ले ली और उसे हीट कर दिया, मेल्ट कर दिया। अब सिलिका जो है उसका स्ट्रक्चर है भाई SiO2, CO2 कार्बन फैमिली का सिलिकॉन मेंबर है। तो जैसे CO2 का स्ट्रक्चर है वैसे स्ट्रक्चर किसका होगा, SiO2 का होगा। SiO2 इज सिमिलर टू CO2। जब हम इस सिलिका को हीट करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सिलिकॉन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी और हर एक ऑक्सीजन की 1-1 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, बराबर है। तो इस तरह से सिलिकॉन सेंटर में रहेगा और उसकी 4 वैलेंसीज 4 कोनों के तरफ डायरेक्ट की जाएगी टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। मतलब हर सिलिकॉन के अबाउट 4 ऑक्सीजन एटम होंगे, 2 उसके खुद के और 2 दूसरे SiO2 मॉलिक्यूल के। तो एक सिलिकॉन अपने खुद के 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, बराबर है, अपने खुद के 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है और दूसरे 2 ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हुआ है। तो दूसरे जो SiO2 के मॉलिक्यूल हैं उनके ऑक्सीजन के साथ ये सेंट्रल सिलिकॉन अटैच हुआ है। तो हमने सिलिका लिया, SiO2 को, उसे मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद SiO2 इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलिकॉन अब 4 वैलेंसी दिखाने लगेगा, टेट्राहेड्रल बन जाएगा और इसलिए सिलिकॉन अपने 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और दूसरे 2 मॉलिक्यूल के 2 ऑक्सीजन के साथ वो अटैच हो सकता है। तो इस तरह से इन मोल्टन सिलिका क्या होगा, सिलिकॉन के अबाउट कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 4, और वो कहाँ अरेंज होंगे, एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, इस तरह से। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो टेट्राहेड्रल सिलिकॉन है वो मैं ऐसे डॉट से दिखाता हूं। इसकी 3 वैलेंसी आपके तरफ प्रोजेक्ट की गई है और 1 वैलेंसी बोर्ड के पीछे है। तो ये 3 वैलेंसीज आपके सामने आ रही है, ये सेंटर में कौन है, सिलिकॉन, और 1 वैलेंसी क्या है, पीछे है। तो पीछे वाला ऑक्सीजन हम नहीं दिखाएंगे, उसके कितने ऑक्सीजन दिखाएंगे, हम 3 ऑक्सीजन दिखाएंगे। तो हर एक सिलिकॉन के पास 4 ऑक्सीजन है, 2 अपने खुद के और 2 दूसरे SiO2 मॉलिक्यूल के। तो हर एक सिलिकॉन 4-4 ऑक्सीजन को अटैच है। पीछे वाला ऑक्सीजन हम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कौन से ऑक्सीजन दिखाएंगे, ये 3 आपके तरफ जो प्रोजेक्ट हुए वही। तो ये ऑक्सीजन मैं ऐसे हॉलो सर्कल से दिखाता हूं, बराबर है। अब ये और एक सिलिकॉन के साथ अटैच हुआ है, इस सिलिकॉन को और 3 ऑक्सीजन अटैच है, ये और सिलिकॉन को अटैच है, इस सिलिकॉन को और 3 क्या है, ऑक्सीजन है। ये और सिलिकॉन को अटैच हुआ है, इसके 3 ऑक्सीजन, पीछे वाला ऑक्सीजन हम नहीं दिखा रहे, बराबर है। एक और सिलिकॉन, ये इसके 3 ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, ये उसका ऑक्सीजन, अरे। तो इस तरह से जब हम मोल्टन सिलिका को आज पॉसिबल एज स्लो कूल करेंगे तो SiO4 के मॉलिक्यूल इस तरह से एक डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते जाएंगे और अरेंज होकर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे जो है ये क्या है, सर्कल जो है हॉलो सर्कल, वो ऑक्सीजन की पोजीशन बता रहे हैं और जो डार्क सर्कल है वो किसकी पोजीशन बता रहे हैं, सिलिकॉन की। तो इस तरह से ये SiO4 के यूनिट्स एक दूसरे को लिंकअप होते जाएंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में और इस तरह से हमें हेक्सागोनल रिंग का एक नेटवर्क दिखाई देगा। तो इस तरह की हेक्सागोनल रिंग एक दूसरे को अटैच दिखाई देगी और रेगुलर अरेंजमेंट है ये। तो इसलिए ये जो सिलिका रहेगा ये क्या रहेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में रहेगा। सिर्फ हमने यहाँ पे इसे एज पॉसिबल एज स्लो कूल किया है। अब इसे ही अमॉर्फस बनाना है तो क्या करेंगे हम, अब इसे ही हमें अमॉर्फस बनाना है तो हम क्या करेंगे, मोल्टन सिलिका को लेंगे और उसे सडनली आइस कोल्ड वाटर में डाल देंगे, सडनली डाल देंगे मोल्टन सिलिका को आइस कोल्ड वाटर में। तो SiO4 यूनिट्स को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा अपने आप को प्रॉपरली ओरिएंट करने का, वो जैसे वैसे ही फ्रीज हो जाएंगे। मतलब वहां पे अरेंजमेंट होगी लेकिन कैसे होगी, रैंडम। इस तरह से हमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखो जो रिंग बनी है वो अनइवन नंबर की रिंग बनी है, बराबर है, अलग अलग मेंबर्स की रिंग बनी है, जैसे एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रिंग बड़ी है कोई रिंग छोटी है, कम ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। आप
क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर निकाल सकते हो क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है। अमॉर्फस का स्ट्रक्चर निकालना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें रैंडम अरेंजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई देता होगा। तो ये जो सर्कल्स है, देखो ये ऑक्सीजन के और बीच में कौन है रे, सिलिकॉन। तो देखो कुछ मेंबर, कुछ रिंग जो है वो कम मेंबर की है और कुछ रिंग जो है वो क्या है, ज़्यादा मेंबर की है। तो इस तरह से आपको अलग अलग मेंबर की रिंग दिखाई देंगी। देखो ये रिंग जो है ये बहुत ही कम मेंबर की है और ये जो रिंग है देखो बहुत ज़्यादा मेंबर्स की है। तो ये इरेगुलर स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अमॉर्फस ग्लास बोलते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। क्वार्ट्ज ग्लास हैज SiO2 यूनिट्स which are randomly arranged. It is obtained by adding molten silica SiO2 suddenly in cold water. In quartz glass there is a short range order of regular pattern. बराबर। और वही क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज में पढ़ते हैं। तो इन क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज SiO4 यूनिट्स आर ऑर्डरली अरेंज। तो आपको जब क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज के रिपीटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा तो आप किससे रिपोर्ट करेंगे, SiO4 यूनिट्स को। तो इन crystalline cord which one acts as the repeating unit, SiO4 units, and they are orderly arranged. SiO4 units are connected to one another in such a way that oxygen atom of each SiO4 unit is shared with another silicon atom. तो हर एक ऑक्सीजन जो है वो दूसरे सिलिकॉन के साथ शेयर हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आपको, वो ऑक्सीजन किसके साथ शेयर हुआ है, दो सिलिकॉन के साथ। हर एक ऑक्सीजन दो सिलिकॉन के साथ आपको शेयर होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज होगा और इस तरह से क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ अमॉर्फस ग्लास होगा। तो हम किसी भी मोल्टन मास को किस तरह से कूल करते हैं इस पर डिपेंडेंट होगा, वो मास क्रिस्टलाइज होगा कि अमॉर्फस बनेगा। बराबर है। तो व्हेन अ रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल देन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म, एंड व्हेन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फास्ट व्हाट हैपेंस, अमॉर्फस सॉलिड इज फॉर्म। तो इस तरह से बच्चों हम अमॉर्फस ग्लास के बारे में देख सकते हैं। अब यहाँ से अपना चैप्टर शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड है, ये हम कल देखेंगे। और यहाँ से अपना अब सही मायने में क्या होगा, सॉलिड स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट।